डियर एनसीसी कैडेट, मैं लेफ्टिनेंट विजय यादव, एएनओ घमर इंटर कॉलेज घमर 91 यूपीबीएन एनसीसी मुगलसराय। कैडेट्स, आज आप लोगों के लिए मैं हेल्थ एंड हाइजीन यूनिट से पहला चैप्टर है जिसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और हिंदी में इसको कहते हैं मानव शरीर की संरचना और कार्यात्मकता या कार्यात्मक प्रणाली। इसके संबंध में आज आपके बीच में चर्चा करेंगे। और मानव शरीर के डिफरेंट टंग, यदि आप देख रहे हैं कि हार्ट का लोकेशन हमारे शरीर में कहाँ उसकी स्थिति है, उसके क्या कार्य प्रणाली है, इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी आप फिगर देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे फिगर आपको समझने के लिए, कि ताकि आपके याददाश्त में अस्थायी कुछ दिनों तक बना रहे और आप अच्छे से परीक्षा में नंबर उठा सकें। तो ये आपके देखिए हार्ट का ही है, ये इंटरनल पार्ट, कैसे ब्लड का फ्लो होता है, किन किन डायरेक्शन में, ये आपको हम समझाएंगे। अभी आप फिगर देख लीजिए और ये देखिए ब्लड फ्लो ऑफ द ह्यूमन हार्ट का ये पूरा चार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारा हार्ट जो है हमारे बॉडी का काफ़ी वाइटल आर्गन, इम्पॉर्टेंट वाइटल आर्गन है। वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए, समझिए, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, खासकर एनसीसी 20 सर्टिफिकेट एग्ज़ाम और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए कुछ न कुछ इससे प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि इसका नॉलेज ज़रूरी है एनसीसी को। कहीं अगर किसी को फर्स्ट एड देना हो, प्राथमिक चिकित्सा देना हो, तो बॉडी के सभी पार्ट की जानकारी एक साधारण तौर पे अवश्य होनी चाहिए, तभी आप पूरी तरह से देखभाल कर सकते हैं, फर्स्ट एड की प्रक्रिया को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। ये हेल्थ एंड हाइजीन यूनिट से स्वास्थ्य और स्वच्छता जो यूनिट है, उसमें से पहला जो पार्ट है, पहला चैप्टर या टॉपिक भी कह सकते हैं, मानव शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली। ठीक, ये इसको आप आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस पाठ को कई भागों में, 2 भागों में बांटकर बताया जाएगा आपको। टोटल 40 मिनट का वीडियो होगा। अब ये टॉपिक है 40 मिनट, हो सकता है कम में भी हो जाए या अधिक में भी हो जाए, आपको समझाने के ऊपर है। इसका पहले परिचय समझ लेते हैं। मानव शरीर सभी जटिल मशीनों की सबसे बड़ी है। मतलब जितनी भी आप मशीनें देखते हैं, मशीनरीज, उन सबसे भी जटिल अगर कोई है मशीनरी तो वो हमारा शरीर है, मानव शरीर है। जितनी सी बड़ी बड़ी जटिल मशीनें आप देख सकते हैं, उससे भी जटिल हमारा मानव शरीर है। प्राथमिक चिकित्सा का संचालन करने के लिए एक प्रथम सहायकर्ता जो फर्स्ट एड होता है, प्रथम सहायकर्ता, जो चिकित्सा उपलब्ध कराता है सबसे पहले किसी दुर्घटना के समय, वो उसको प्रथम सहायता करता। मानव शरीर के हर हिस्से की संरचना और उसके कार्य का मूल जानकारी विचार होना चाहिए। अगर उचित समय पर पहली सहायता प्रदान की जा सकती है तो इससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सभी कैडेटों को इसके बारे में परिचित कराना, मानव शरीर की संरचना और उसके कार्य प्रणाली की जानकारी देना। इसको 2 भागों में बताया जाएगा। पहला भाग कंकाल पेशीय प्रणाली है, दूसरा ऑर्गन सिस्टम है। पहला भाग मानव कंकाल और मांसपेशियाँ। कंकाल प्रणाली यानी स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल कैसे होता है, क्या काम करता है, कौन कौन से होते हैं, डिटेल्स में। मानव कंकाल शरीर के आंतरिक रूपरेखा होती है, एक आंतरिक रूपरेखा होती है, एक ढांचा होता है, ये समझिए। हड्डियां शरीर को आकार और स्थिरता देती हैं। हड्डियों का कार्य क्या है, ये ध्यान से देखिए। हड्डियां का कार्य क्या है? शरीर को एक आकार, शेप देती हैं और स्थिरता देती है अस्थायी रूप से, ठीक है। साथ ही यह मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और रीढ़ की हड्डी जैसी महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि हड्डियों का कार्य क्या है, तो आप ये पूरा लाइन दे सकते हैं, ठीक। शरीर को आकार और स्थिरता देने के साथ साथ ये हमारे ब्रेन को, हृदय को, फेफड़े को और रीढ़ की हड्डी जैसे बहुत सारे वाइटल आर्गन हैं, किडनी वगैरह सब हैं, सबके इन महत्वपूर्ण अंगों की ये सुरक्षा करती है। बाहर तरफ से पिछड़े केज में हमारे देखो ये पसलियाँ होती हैं जो सीने में, इसमें हार्ट है और लीवर है, फेफड़े, मतलब बहुत सारे ऐसे वो हैं, गॉल ब्लैडर वगैरह, बहुत सारे इंटरनल आर्गन हैं जिसको कि ये सुरक्षित रखती है। यह जन्म के समय लगभग 300 हड्डियों से बना होता है, परंतु बाद में कई हड्डियां एक साथ जुड़ करके फ्यूज्ड हो जाती हैं और
तब ये वयस्क अवस्था में आते आते केवल 206 हड्डियों तक रह जाती हैं। कंकाल में हड्डी का द्रव्यमान 20 वर्ष की आयु के आसपास अधिकतम घनत्व तक पहुंचता है, ज़्यादा वजन हो जाता है, घनत्व हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। मानव कंकाल को अक्षीय कंकाल और अनुलंब कंकाल में विभाजित किया जा सकता है। अक्षीय कंकाल कशेरुक स्तंभ, रिब, पिजड़े जो पसलियां हैं, खोपड़ी और अन्य संबंधित हड्डियों द्वारा बनाई गई हैं। अक्षीय कंकाल से जुड़ी अनुलग्नक कंकाल कंधे के कवच, पैल्विक कैबरे और ऊपर और निचले अंग की हड्डियों द्वारा बनाई गई हैं। मानव कंकाल 6 प्रमुख कार्य करता है। देखिए इसके प्रमुख कार्य भी आप यहाँ पे आप पूरी तरह से नोट कर सकते हैं। प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? सहायता, आंदोलन, यहाँ पर ये गलत लिखा है, इसको मत समझिएगा। मानव कंकाल को लिख दिया, मानव कंकाल आंदोलन करता है। कोई ये आंदोलन धरना प्रदर्शन थोड़ी नहीं करता है। आंदोलन का मतलब मूवमेंट है और इसका मतलब होता है गति। क्या होता है? ये गति। आपके अंगों को इधर उधर हिलाने डुलाने में जो एक, जैसे हाथ है हमारा, इस यहाँ से उठा करके हम ऊपर कर दे या नीचे कर दे, आप आगे कर दे, पीछे कर दे, जैसे हम करते हैं, अपना परेड करते हैं या एक्सरसाइज के दौरान, तो ये इसको मूवमेंट बोलते हैं। एक ही जगह खड़े होकर के हाथ पैर को कई डायरेक्शन, कई दिशाओं में घुमाना, गति कराना, ये मूवमेंट कहलाता है और हिंदी में इसको गति बोलते हैं। आंदोलन भी होता है मूवमेंट का, लेकिन यहाँ पर उसका भाव नहीं है, तो ये गलत ट्रांसलेशन किया गया। हमने कई बार बताया है कि इस बुक में कुछ ट्रांसलेशन केवल गूगल के माध्यम से शायद कर दिया गया है। मानव कंकाल 6 प्रमुख कार्य करता है, आपने इसको देख लिया। ये सहायता करता है, ठीक, गति करता है, क्या करता है ये गति करता है, ठीक, और क्या करता है? संरक्षण करता है, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो होती हैं वो हड्डियों, बड़ी बड़ी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, उसके अंदर इन्हीं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का उत्पादन होता है, वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। खनिजों का भंडार, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, ठीक है, खनिज लवण हैं, मिनरल्स है, तत्व हैं जो कि इनमें स्टोर रहते हैं। और अंतःस्रावी विनियम, अंतःस्रावी विनियमन मतलब जो एंडोक्राइनल ग्लैंड है, हार्मोन के माध्यम से अदला बदली होता है फास्फोरस का, कैल्शियम का, तो इनमें ये कार्य करते हैं। तो इनके प्रमुख कार्य आपने देख लिया, ठीक। ये एक इमेज है जिसको हम और बाद में हम दिखाएंगे, अभी आपने देखा है, अभी और डिटेल्स में बताएंगे। हड्डियों का वर्गीकरण, हड्डियों को उनके आकार के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे लंबी हड्डी, नंबर 1 लंबी हड्डी, ठीक, जो लंबी लंबी होती है शरीर में, ये हड्डियां लंबे और ट्यूबुलर होती हैं और ऊपर और निचले अंगों की पुष्टि की जाती है। मतलब वो ऊपर और निचले हड्डियों की ये क्या करते हैं? ये जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरी है लघु हड्डियाँ, छोटी। यह हड्डियाँ छोटी, ट्यूबुलर, टखने और कलाई में पाए जाते हैं, ठीक। चपटी हड्डियाँ, ये चपटी हड्डियाँ कहाँ होती हैं? ये हड्डियाँ प्लेटों जैसे फ्लैट, उदाहरण क्रेन की खोपड़ी, उदाहरण क्रेन की खोपड़ी मतलब ये क्रेनियम होता है, जो हमारा स्कल है, हमारा सिर के ऊपर जो होता है इसको स्कल बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, इसी खोपड़ी बोलते हैं, ठीक। कंधे या कूल्हों की हड्डी, ये होती है चपटी हड्डियाँ। अनियमित बोनस मतलब रेगुलर बोनस मतलब नहीं, ये बोनस को वो बोनस मत समझे जो बोनस मिलता है कंपनियों या सरकार की तरफ से पेमेंट के में, वो बोनस नहीं है, बोन्स है ये, इर्रेगुलर बोन्स। अनियमित और मिश्रित आकार जैसे वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल की हड्डी के पास ये वर्टिब्रल कॉलम है। सेसमॉइड बोन्स, सेसमॉइड बोन ये जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों के रंध्र में विकसित होती हैं, उदाहरण जैसे घुटने की चक्की, इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला उदाहरण है, ठीक। मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम क्या है? पेशी प्रणाली एक अंग प्रणाली है जिसमें कंकाल, चिकनी और हृदय की मांसपेशियों को शामिल किया गया है। देखो यहाँ पर 3 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं, ये कंकाल, चिकनी और हृदय, इसको समझ लीजिए। कंकाल ये नहीं, पर यहाँ पर इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। मसल 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 स्केलेटल मसल्स, इसी को कंकाल बोल दिया है ये। दूसरा होता है स्मूथ मसल, इसको चिकना बोल दिया है, स्मूथ मसल्स। और तीसरा होता है कार्डियक मसल, जिससे हृदय की मांसपेशियाँ, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी मसल बोलते हैं, अभी आगे हम और बताएंगे। स्मूथ मसल को इनवॉलंटरी अनैच्छिक पेशी बोलते हैं और कार्डियक मसल को तो कार्डियक हृदय मसल बोलते हैं।
यह शरीर के आंदोलन को अनुमति देता है। फिर आंदोलन देखो, यहाँ पर आंदोलन मतलब मूवमेंट, जहाँ भी आंदोलन मिले उसको मूवमेंट समझिए आप। मूवमेंट का मतलब गति, मांसपेशियों से ही गति होता है। हम अगर अब हाथ पैर को हम उठाना चाहते हैं तो हड्डियों के साथ में ये हमारे मांसपेशियाँ, जो हम इच्छा है, हमारी जो इच्छा है वो इस मांसपेशियों के तहत उठती है। अगर हम चाहते हैं किसी को ऊपर उठाएं तो हमारी इच्छा होती है तो हाथ उनका वजन को ऊपर उठाता है। कोई सामान उठाना होता है तो हम पकड़ के इसे उठाते हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि इसको उठाना, लेके चलना है, दूसरी जगह पे उठा के सामान को रखना है, तो इच्छा हो गई तो हमारा हाथ उसी तरह से काम करता है। जो हम सोचते हैं उस तरह से हमारे हाथ पैर काम कर, इसीलिए इसको ऐच्छिक मसल बोला जाता है, वॉलंटरी मसल। और ये स्केलेटल मसल के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये हड्डियों के साथ अटैच्ड होती हैं। ठीक, कशेर इसके अलावा कशेरुकाओं में पेशी तंत्र तंत्रिका के माध्यम से नियंत्रित होता है। जो ये मांसपेशियाँ होती हैं, ये पेशी तंत्र, एक कशेरुकाओं में पेशी तंत्र होता है जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम नियंत्रित करता है। जो हम सोचते हैं वो हमारा सोच कहाँ है, ब्रेन, मस्तिष्क से उसकी सूचना आती है तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे हाथों पैरों को, और इस तरह से हमारे हाथ पैर अपना काम करना शुरू करते हैं। कुछ मांसपेशियाँ होती हैं जैसे हृदय की मांसपेशी, कार्डियक मसल, वो पूरी तरह से स्वायत्त, मतलब अपने ऊपर निर्भर करती हैं। वो हमारे सोच से नहीं होती हैं कि हम जो सोच लें तो हृदय धड़के, या हम सोच लें हृदय बंद हो जाए, तो नहीं, हमारे सोच के ऊपर नहीं होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। कंकाल प्रणाली के साथ मिलकर यह मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली बनाता है। जब ये हमारा मांसपेशी कंकाल स्केलेटल सिस्टम के साथ मिल जाता है तो दोनों को, कंकाल तंत्र और मस्कुलर तंत्र, मांसपेशी तंत्र को मिलकर के मस्कुलोस्केलेटल तंत्र सिस्टम बोलते हैं, ये बनता है, जो मानव शरीर के आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। फिर यहाँ पर आंदोलन आ गया तो मानव शरीर के अंगों के गति के लिए ये जिम्मेदार होता है। क्या क्या? मांसपेशी तंत्र और कंकाल तंत्र। तो किसी भी हमारे अंग के इधर उधर गति गमन करने के लिए, अगर हमें चलना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो इसको बोलते हैं लोकोमोशन या गमन। अगर एक ही स्थान पर खड़े होकर हाथ पैर को इधर उधर हिलाना है, एक्सरसाइज के करते समय जैसे हिलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट, यानी कि गति करना। मांसपेशियों का शरीर के कुल वजन का लगभग आधा हिस्सा होता है। जो हमारे मांसपेशियां हैं, हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ मांसपेशी मसल्स होती हैं और शरीर के आंदोलन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मांसपेशियां शरीर का मांस बनाती हैं। ये देख रहे हैं इमेज में मांसपेशियों को दिखाया गया है। इसको क्लियर हमने इमेज लिया है, आपको दिखाया है और फिर दिखाते हैं। वर्गीकरण, शरीर की मांसपेशियों को निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। स्वैच्छिक, वही हमने जो बताया, स्वैच्छिक मांसपेशी, जिसे हम स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल बोलते हैं, ये मांसपेशियों को हड्डियों की सतह से जुड़ा हुआ है, जोड़े हुए रहता है। ये मांसपेशियाँ शरीर के वजन का लगभग 47% हिस्सा होती हैं। कंकाल की मांसपेशियों में से अधिकांश एक हड्डी से दूसरे में एक संयुक्त जॉइंट रहते हैं, संयुक्त मतलब जुड़े रहते हैं। और ठेके के बीच में, ठेके मतलब यहाँ ठेके का मतलब कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्शन, सिकुड़ना फैलना, कंट्रैक्ट करना, कंट्रैक्ट के बीच में फैन लेते हैं। वे जोड़ों पर कार्य करते हैं और गति का उत्पादन करते हैं। आंदोलन का उत्पादन मतलब शरीर के गति का उत्पादन करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये मांसपेशियाँ होती है जहाँ जोड़ों पर रहते हैं। दूसरी है अनैच्छिक स्नायु, अनैच्छिक इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी, ये मांसपेशियों को स्वायत्तशासी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कैसे? स्वायत्तशासी मतलब स्वतः, ऑटोनॉमस, मतलब किसी और दूसरे का उस पर नियंत्रण नहीं होता, वो स्वयं नियंत्रित रहती है। स्वायत्तशासी मतलब स्वयं नियंत्रित। तो अनैच्छिक मांसपेशियाँ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं कार्य करती हैं, वो अपने आप अपने अधीन होती हैं, स्वनियंत्रित होती हैं। जैसे हमारी आहार नाल है, हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, हमारा लीवर है, ये सब क्या है, हमारी इच्छा से नहीं होता कि हम कहते हैं किडनी ब्लड फिल्टर करना रोक दो या बंद कर दो, चालू कर दो, हमारी इच्छा से नहीं होता, वो अपने आप वो चलते रहते, उनकी नियंत्रण स्वतः होता है। तो ऐसे मांसपेशियों को स्मूथ मसल या इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। तीसरा है कार्डियक मसल, हृदय संबंधी मांसपेशी। ये भी इनवॉलंटरी होता है लेकिन स्केलेटल मसल्स होता है। ये मांसपेशियों को संरचनात्मक रूप से धांधली नहीं, साथ रूप से ये स्ट्रिएटेड, धांधली मतलब स्ट्रिएटेड होता है,
मतलब स्केलेटल मसल होता है, उसी को स्ट्रिएटेड भी बोलते हैं। कार्यात्मक रूप से अनैच्छिक, अनैतिक नहीं, यहाँ पर देखो अनैतिक लिखा है, ये गलत है, ये स्ट्रिएटेड होता है। ये भी इसको हिंदी धंधली लिख दिया है। स्ट्रिएटेड मतलब स्केलेटल मसल, स्ट्रिएटेड मसल ये, और दूसरा होता है स्मूथ मसल, हमने बता दिया। तो ये मुख्य रूप से देखिए, मैं एक मिनट, ये जो ये होता है स्ट्रिएटेड मसल, ये होता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होता है, ये वॉलंटरी होता है। कंकाल पेशियाँ वॉलंटरी, अनैच्छिक स्नायु जो लिखा है इनवॉलंटरी होता है। और ये होता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होता है, संरचनात्मक रूप से मतलब संरचना निर्माण के रूप में ये स्केलेटल मसल ये होता है, ठीक है, कंकाली मांसपेशी की संरचना होती है, लेकिन कार्य के रूप में ये अनैच्छिक होता है, ठीक। तो इसमें दोनों लक्षण मिलते हैं। संरचना के रूप में ये कंकाली पेशी है, स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक नहीं, कंकाली है। जिस तरह से स्केलेटल मसल्स होते हैं उसको स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स, स्ट्रिप्ड, ठीक है, जिसको धांधली से नहीं कर दिया वो स्ट्रिप्ड मसल या स्ट्रिएटेड मसल है। और कार्य के रूप में वो अनैच्छिक है। ये दिल की दीवार का हिस्सा बनाते हैं, जो हार्ट वाल है उसका पार्ट बनाते हैं। दूसरा भाग है ऑर्गन सिस्टम, संचार प्रणाली। संचार प्रणाली में हृदय, रक्त वाहिकाएँ और खून शामिल होते हैं। हर बार दिल का अनुबंध रक्त वाहिकाओं के साथ पंप किया जाता है। रक्त परिसंचरण ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों से ऊतकों को लाया जाता है, और अपशिष्ट उत्पादों और ऊतकों द्वारा बनाई गई कार्बन डाइऑक्साइड लगातार हटा दिए जाते हैं, ठीक। हार्ट हार्ट चार चैम्बर, चार कक्षित पंपिंग अंग है, या फेफड़े और शरीर के बाईं तरफ के बीच छाती में स्थित है। दिल का आकार एक बंद मुट्ठी जैसा होता है, और एक पुरुष में हृदय का औसत भार लगभग 300 ग्राम और एक महिला में लगभग 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम। रक्त को शरीर के परिवहन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसमें प्लाज्मा 55%, 55% होते हैं। बाकी 45% भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बहुत सारे मिनरल्स, पौष्टिक पदार्थ, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, सारे मिनरल्स ये सब होते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये 45% में ये सब होते हैं। बाकी 55% भाग तो प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है। और रक्त वाहिकाएँ जैसा कि आप जानते हैं 3 होती हैं, धमनियाँ, शिराएँ और कैपिलरीज, ठीक है। रक्त वाहिकाएँ ट्यूब जैसी संरचनाएँ होती हैं जो पूरे शरीर पर रक्त परिसंचरण के लिए ले जानी जाती हैं, मतलब परिसंचरण को पहुंचाती हैं। इसी के माध्यम से पूरा रक्त शरीर के हर भागों तक पहुंचाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले धमनियाँ, जिसको आर्टरी बोलते हैं, ये वह रक्त वाहिकाएँ हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के दूसरे भागों तक रक्त को पहुंचाते हैं। यानी कि धमनियाँ उसे कहते हैं जो हृदय से दूर ले जाती हैं रक्त को। हृदय से दूर ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को धमनियाँ या आर्टरीज कहते हैं। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा हिस्सा देखो, कोशिका। ये कोशिका गलत है, ये क्या है, केशिका है। कोशिका नहीं बल्कि ये केशिका है। ये केशिका और कोशिका में अंतर होता है। केशिका मतलब केश से बना, केश जैसे बाल होते हैं, हमारे बाल होते हैं ना, सर के बाल, उसको केश बोला जाता है। और केश जितने पतले पतले होते हैं वैसे पतले पतले हमारी ये कैपिलरीज होती है, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, इसीलिए इसको केशिका बोला जाता है। कोशिका का मतलब होता है सेल्स, वो अलग चीज़ें हैं। तो ये बहुत छोटी रक्त वाहिकाएँ हैं जो छोटी धमनियों और नसों को जोड़ते हैं। मतलब नसों मतलब यहाँ पे सिरा समझिए, धमनियों और सिराओं को जोड़ने का काम ये ब्लड कैपिलरीज या केशिकाएँ करती हैं। ऊतक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन और पोषण का आदान प्रदान केशिका में होता है, ठीक है। तीसरा है ये वेन, सिरा। नस मतलब ये नस मतलब इसको सिरा समझिए, ये ज़्यादा अच्छा है शुद्ध रूप से सिरा, ठीक। ये रक्त वाहिकाएँ दिल से रक्त ले जाते हैं। यहाँ पे देखो गलत लिख दिया है, ये दिल से रक्त को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिल से रक्त ले जाते हैं, दिल से रक्त नहीं ले जाते हैं, ये गलत हो गया। और धमनियों में भी देख लो, यहाँ पे हृदय से शरीर को दूसरे हिस्सों तक रक्त देते हैं, हृदय से शरीर के दूसरे हिस्सों तक। यहाँ पर दिल से रक्त ले जाते हैं, कहाँ ले जाएंगे दूसरे तक, तो गलत है। गलत कौन सा है, ये नस, ये गलत है, ये सही है।
वह रक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं शरीर के अन्य भागों तक, उन्हें हम धमनियां या आर्टरी कहते हैं। ठीक। लेकिन ये जो है, जिसे सिरा बोलते हैं या कॉमन भाषा में नस बोलते हैं, ये हृदय से रक्त को नहीं ले जाती, बल्कि शरीर के अन्य भागों से रक्त को इकट्ठा करके हृदय की ओर लाती हैं। यानी कि वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय की ओर लाती हैं, हृदय की ओर लाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या बोलते हैं? नस या शिरा बोलते हैं। ठीक। यह इसमें मुख्य नसें कौन कौन सी है, मुख्य शिराएं कौन है? ये सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा प्रमुख शिराएं हैं। यहाँ पर देखिए, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर ये टू द हार्ट ये दिखाया है, टू द हार्ट, ये फ्रॉम हार्ट। ठीक। ये क्या है? टू द हार्ट मतलब ये सिरा है। क्या है ये? सिरा। और ये धमनी है। ठीक। ये धमनी और ये है सिरा। यहाँ पर देखिए फ्रॉम हार्ट यानी कि शरीर, फ्रॉम हार्ट। ठीक। और ये टू द हार्ट, दोनों चीज़ें समझ लीजिए आप अंतर। जो रक्त वाहिकाएं हृदय से दूर ले जा रही हैं रक्त को, उसे क्या कहते हैं? धमनी। हृदय से दूर ले जा रही हैं, हृदय से ले करके रक्त को दूर ले जा रही हैं, उसे हम धमनी कहते हैं। इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और जो रक्त वाहिकाएं शरीर से ब्लड को इकट्ठा करके हृदय की ओर ला रही हैं, उसे सिरा बोलते हैं। इसमें अशुद्ध इम्प्योर ब्लड रहता है। इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बीच में देखिए यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज केशिका है, ये कैपिलरीज। तो आर्टरीज ये भागों में बट गया, यहाँ पर सिराएं भागों में बट गई। पतले पतले देख रही है, ये पूरी क्या, ये सब कैपिलरीज है, ब्लड केशिका जितने देख रहे हैं ना, ये सब केशिकाएं हैं। तो इन सब को ये ब्लड कैपिलरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यही है ब्लड कैपिलरीज या रक्त केशिका। ये हो गया सिरा, ये हो गया धमनी। और इन सारी सिराओं और धमनियों को जोड़ने का काम ये करते हैं नसें, ब्लड कैपिलरीज। ठीक। श्वसन प्रणाली देख लीजिए। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। मानव श्वसन प्रणाली में फेफड़ों की एक जोड़ी और फेफड़ों के लिए अग्रणी हवाई मार्ग की एक श्रृंखला होती है। पूरे श्वसन पथ, जो श्वसन मार्ग है, उसमें नाक होता है, गला होता है, ठीक है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकी होता है, ब्रोंकोइल शामिल होता है। नाक के माध्यम से नाक में प्रवेश करती है हवा। जब हवा नाक से गुजरती है, यह गर्म होती है। गीला और फिल्टर्ड आने वाले हवा के कणों को नाक फिल्टर करता है। उसमें उपस्थित बाल जो होते हैं नाक में, वो नाक में मौजूद बलगम द्वारा वायु को शुद्ध किया जाता है। और यह नाक में केशिकाओं के माध्यम से बहने वाले रक्त से गर्म कर देता है। ठीक है, हवा थोड़ी सी गर्म हो जाती है। पाचन तंत्र। पाचन एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है जो जटिल खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं ताकि वे रक्त द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है और शरीर के विभिन्न ऊतकों द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पाचन तंत्र के मुख्य अंग मुंह, लार ग्रंथियाँ, ग्रसनी, अन्नप्रणाली, पेट, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये इमेज देख रहे हैं आप हमारे आहार नाल का। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कचरे के उत्पादों को शरीर से निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब है शरीर में उपापचय प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर में बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। और इसमें जो जो सिस्टम जो जो अंग कार्य करते हैं सबको मिला करके ये इसी प्रक्रिया उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कचरे मानव शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ है उसको शरीर से निकालना उत्सर्जन तंत्र प्रक्रिया में आता है। निकलने वाला प्रणाली ये तंत्र एक निष्क्रिय जैविक प्रणाली है जो जीव के शरीर तरल पदार्थों से अतिरिक्त अनावश्यक सामग्री को निकालती है ताकि अतिरिक्त रासायनिक होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में मदद और शरीर को नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ पर देखिए शरीर को दिखा है, शरीर को देख रहे हैं, शरीर को नुकसान पहुंचा सके, गलत है, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सके। ताकि ये जो हानिकारक पदार्थों को शरीर को निकाला जाता है इसलिए ताकि हमारे शरीर का जो आंतरिक वातावरण है जिसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, आंतरिक जो, इसको बनाए रखने में मदद मिल सके
और शरीर को नुकसान न पहुंच सके, इसीलिए हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, जो कि पसीने के माध्यम से, पेशाब, यूरिन के माध्यम से ये शरीर में के हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, ताकि आपके शरीर को नुकसान ना हो। अगर किडनी फिल्टर करना बंद कर देती है तो आदमी की डेथ हो जाएगी कुछ दिनों में। तो क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, हानिकारक होते हैं, पॉइजनस। यूरिया होता है उसमें, अमोनिया होता है, वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है। निकासी प्रणाली का दोहराए कार्य चयापचय उपापचय प्रक्रिया के अपशिष्ट उत्पादों का उन्मूलन, बाहर निकालना, और एक तरल और गैसीय अवस्था में इस्तेमाल होने वाले शरीर को निकालना और टूटने वाले घटकों को निकालना, यह सब इसी उत्सर्जन तंत्र में आता है। मनुष्य और अन्य अमीनोड्स जो मानव है, उसके अलावा और अमीनो जो जिसमें अमीनो एसिड अमोनिया वगैरह ये सब बाहर निकलते हैं, वो अमीनोड्स कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी पक्षी और सरीसृप रेप्टाइल वर्ग में। इन पदार्थों में से अधिकांश शरीर को मूत्र के रूप में छोड़ते हैं और कुछ हद तक उच्छृंखल होते हैं। स्तनधारी उन्हें पसीने से भी बाहर निकाल देते हैं, हमारे अंदर शरीर से पसीने के माध्यम से भी निकलते हैं, तो यूरिया कुछ निकल जाते हैं बाहर। अपशिष्ट पदार्थों के उन्मूलन में योगदान करने वाले अंगों में इसमें कौन कौन से जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ मतलब हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में योगदान करने वाले कौन कौन से अंग हैं? तो हमारी त्वचा है। त्वचा से क्या होता है? पसीना निकलता है, तो उस पसीने में बहुत सारे लवण साल्ट होते हैं और यूरिया भी होता है। फेफड़ा है, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है बाहर। गुर्दे हैं, गुर्दे से हमारा गुर्दा मतलब किडनी, ब्रिक जिसे बोलते हैं, इसको ब्रिक भी बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा आहार नाल है, वो उससे भी बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ये एक किडनी उत्सर्जन तंत्र का देख रहे हैं, किडनी है, यूरेटर है, ये सब दिखाया गया है। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर के आंतरिक संतुलन बनाए रखने में तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा सामान्य सीमा के भीतर न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की बुनियादी इकाइयाँ हैं। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के होते हैं, रीढ़ की हड्डी के होते हैं नहीं, रीढ़ की हड्डी के अंदर होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों और मांसपेशियों के बीच के संबंधों को बनाता है, ठीक। और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक शाखा है और विभिन्न आंतरिक अंगों के अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। जो हमारे विभिन्न अंग हैं जो स्वतः कार्य करते हैं, उस पर हमारी इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारा हार्ट, वो हमारी सोच से धड़कता नहीं है। हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा लंग्स, ये अनैच्छिक है। हमारा आहार नाल, तो ये सब अनैच्छिक हैं, इनको ये कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों मांसपेशियों को जोड़ा जाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो पूरा ब्रेन से होता है, ब्रेन से ही निकलता है ये, ठीक। तो ये नर्वस सिस्टम का फिगर इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है, इसीलिए मैंने अलग से फिगर। निष्कर्ष क्या निकलता है? मानव शरीर महत्वपूर्ण अंग प्रणालियों से बना है। देख ले कौन कौन प्रणाली आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, स्केलेटल सिस्टम देखा, कंकाल तंत्र, मांसपेशी जिसे मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये सब इतने सिस्टम तंत्र से बन के एक पूरा शरीर का जीवन चलता है। शरीर यही जीवन है। बहुत सारे, जैसे इंजन में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं और उससे कोई इंजन स्टार्ट होता है, चलता है। लेकिन मानव शरीर में भी बहुत सारे ऐसे जटिल इंजन होते हैं कि ये चलते हैं जन्म होने के बाद से और अंततः मृत्यु तक चलते रहते हैं। मानव शरीर महत्वपूर्ण अंग प्रणालियों से बना है, जिसमें संचलनशील यानी कि कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, निकालने वाला यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र शामिल है। इसमें प्रतिरक्षा यानी इम्यून बॉडी सिस्टम, कंकाल और मांसपेशी प्रणाली शामिल है। ये कार्य करने वाले मानव शरीर को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। हमारा शरीर हेल्दी हो और स्वस्थ रहे, सभी कार्यों को अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से कार्य कर सके,
इसीलिए ये सब मिल करके काम करते हैं। कहीं से आप जब बीमार होते हैं तो कोई न कोई अंग जब प्रभावित होता है तो आप बीमार हो जाते हैं। तो जब ये ठीक से काम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, सभी कार्यों को अच्छी ढंग से कर पाएंगे। इसलिए हमारे शरीर प्रणाली में बुनियादी ज्ञान से हमें आसानी से स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र को समझने की अनुमति मिलती है, और ये ज़रूरी भी है ताकि हम बीमार ना हों। अगर हम स्वास्थ्य स्वच्छता के प्रति जानकारी रखेंगे तो हमें कभी बीमार नहीं होने देंगे अपने आप को। यह ज्ञान हमें बुनियादी रूपरेखा प्रदान करता है जिस पर बाद के ज्ञान और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित कौशल एवं प्रगतिशील तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। अगर आप और स्किल्ड होना चाहते हैं तो ये मेडिकल नॉलेज और भी स्किल्ड प्रैक्टिस के द्वारा और अच्छे तरीके से इसमें प्रगतिशील जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कंकाल का पूरा शरीर में हमारे कंकाल की स्थिति क्या है ये देख रहे हैं आप। तो ये कंकाल की स्थिति है। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये है, ये पूरी हड्डी, ये ह्यूमरस हड्डी है, ठीक है। ये स्टर्नम सीने में, यहाँ पर जो हाथ हमारा कंधे होता है जो इसको बोलते हैं शोल्डर। और इसमें कौन सा जॉइंट होता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कौन सा जॉइंट यहाँ पर होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक। इसको हम चारों तरफ से इसे घुमा सकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर में होता है, परीक्षा वाला इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये है फीमर और ये है टिबिया फिबुला, जांघ की हड्डी फीमर और टिबिया फिबुला। इसके जोड़ के, फीमर और टिबिया फिबुला के जोड़ को हिंज जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। कब्जा, जैसे दरवाजे के कब्जे होते हैं ना, ऐसे एक तरफ से खुलना एक तरफ बंद होना, तो हिंज जॉइंट बोलते हैं। और हिंज जॉइंट और कहाँ कहाँ होता है, हाथों में भी तो होता है। जो ह्यूमरस है देख ना, ह्यूमरस और रेडियो अल्ना, ये पूरा हिस्सा रेडियो अल्ना बोला जाता है। दो हड्डियाँ होती हैं, एक रेडियो, एक अल्ना। अंदर की तरफ इधर अल्ना होता है और ये बाहर वाली तरफ मोटी हड्डी जो होती है उसको बोलते हैं रेडियस। तो ऊपर वाला ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस और रेडियो अल्ना के बीच में जो होता है, यहाँ पर भी हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। बाकी आप डिटेल्स में इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्लियर फोटो है। थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर ये पेक्टोरल गर्डिल होता है। ये हिस्से जो कंधे वाला होता है ये पूरा, ये पेक्टोरल गर्डिल है। और ये पेल्विक, हाफ पेल्विक गर्डिल, ये हाफ पेल्विक गर्डिल, ये ठीक है। और ये पूरा जो है, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी। इसी रीढ़ की हड्डी से हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ से ब्रेन से आता है पेरिफेरल अंदर, और शाखाओं के रूप में इधर जाल फैला रहता है, ठीक। क्रैनियम, एक क्रैनियम जो है स्कल है, खोपड़ी, ठीक। क्लेविकल कलर वाला हड्डी है जिसे बोलते हैं, ये पूरा हड्डियों का वो है। एक पटेला देखे ना, ये जोड़ है, घुटनों टुकने टखना का जोड़। मांसपेशियाँ, ये शरीर में मांसपेशियाँ किस तरह से अरेंज्ड होती हैं, अलग अलग देख रहे हैं। ये बाइसेप्स, ये पूरा बाइसेप्स, ये बाइसेप्स है, ठीक। तो इस तरह से मांसपेशियाँ होती हैं हमारे शरीर में। और यहाँ पर ये देख लिया और क्लियर है थोड़ा सा। तो इसको आप डिटेल्स में आप धीरे धीरे देखते रहिए, समझते रहिए, स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। ये भी ब्लड वेसलर, रक्त वाहिकाओं का जाल। ये सर्कुलेटरी सिस्टम, कैसे हमारे नसें, धमनियाँ और शिराएँ शरीर में पूरी जाल बिछी हुई हैं, इसको दिखाता हुआ ये एक पोस्टर। ये श्वसन तंत्र, ये देख रहे हैं, ये फेफड़ा, ये पूरा फेफड़ा है, ठीक। ये रिब्स फेफड़े के अंदर, यहाँ पर देख रहे हैं ये फेफड़े के अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत छोटे छोटे गोल कूपिकाएँ होती हैं। और इसी में ये देखो धमनियाँ और इधर से शिराएँ, ये पूरा एक जो बीच में देख रहे हैं ये कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज। रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान इन्हीं गोल कूपिकाओं में होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्वियोली, ठीक है। ये फेफड़े के अंदर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आहार नाल, मुख से लेकर गुदा तक 8 से 9 मीटर लंबी आहार नाल को दिखाया गया है। गॉल ब्लैडर कहाँ है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन किसे कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब पूरा डिटेल्स में दिखाएं। यहाँ पर क्लियर थोड़ा और स्पष्ट है, फिगर दिख रहे हैं इसमें। ये हम दिखा दें, ये है पूरा क्या है, ये है फेफड़ा, ठीक। ये देखिए, ये जो थोड़ा सा ब्राउन कलर है, ये है क्या, ये है लीवर, ठीक। और ये इंटेस्टाइन का ही हिस्सा है, स्टमक है ये।
और ये जो माले जैसा दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है। स्मॉल इंटेस्टाइन 5 से 6 मीटर लंबी होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन 2 से 2.5 मीटर। लंबाई कम होती है लेकिन चौड़ी होती है ज़्यादा, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत, वो 5 से 6 मीटर लंबी होती है लेकिन पतली होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये पूरा रेक्टम। यहाँ पे और क्लियर देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ये जोड़ है। यहाँ पर ये देखो अपेंडिक्स, ये है वर्मीफॉर अपेंडिक्स, ये होता है जिसको बोलते हैं ना अपेंडिक्स हो गया। ये छोटी सी ब्लाइंड ट्यूब होती है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो पेन होते हैं, ठीक है। तो ये आउट ऑफ कोर्स है, बस ये जान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है ड्यूडेनम, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन यहीं शुरू होता है जोड़ में, और ये ऐसे ऐसे बाहर निकल जाता है, ठीक। इसमें भी वही है, ड्यूडेनम, जेजुनम, गॉल ब्लैडर कहाँ है, पित्ताशय देख रहे हैं, ये पूरा लीवर, ठीक है, ये इसोफेगस ग्रहणी, ये पूरा, ठीक, देख रहे हैं ना, स्टमक है। और ये पीला सा भाग ये जो है ये क्या है? पैंक्रियास होता है। ये पूरा यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है। यहाँ पर ये सभी सिस्टम दिखा दिया है। देखिए, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये है मस्कुलर सिस्टम, ये है स्केलेटल कंकाल तंत्र, ये पूरा अंग है, ये है लिम्फेटिक सिस्टम, ये है नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ ब्रेन है, नर्वस सिस्टम, ये सब यहाँ पर दिखा दिया गया है। किडनी, ये देख रहे हैं, ये किडनी, ये बीन शेप्ड होता है। ये धमनियाँ है, नीले कलर का ये सिरा है, वेंस। ये ये है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय स्टोर होता है। ये है यूरेटर, ठीक। अब ये जो देख रहे हैं, जो ये नेफ्रॉन है, ये पूरा नेफ्रॉन है। ये एक किडनी में लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, यही काम करते हैं। नेफ्रॉन इकाई है ब्लड को फिल्टर करने का, इसी से ब्लड फिल्टर होता है, यूरिन बनता है, पेशाब बनता है, हानिकारक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं, यूरिया, अमोनिया सब फिल्टर होकर बाहर निकल जाते हैं। तो यही होता है। बोमेंस कैप्सूल होता है, इसमें यूरेटर होता है, कलेक्टर होता है, ये देखो लूप्स होता है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ये सब होता है। बस इतना जानते रहे कि इकाई जो है ब्लड फिल्टर करने की इकाई। देखिए, एक ही शरीर में यहाँ पर सारे सिस्टम देते हैं। ये कंकाल तंत्र भी दिया है, और आहार नाल जो होता है, पाचन तंत्र, वो भी दिखाया है, और मांसपेशियों तंत्र दिखा, सब कुछ दिखा दिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, दोनों का इमेज फोटो। यहाँ पर देखिए नर्वस सिस्टम यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा ब्रेन, मस्तिष्क, ठीक। ये पूरा स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर से होके अंदर से जाता है, ठीक। यहाँ पर देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सब आ जाते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा मस्तिष्क और ये स्पाइनल कार्ड ये आ जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब स्पाइनल कार्ड से नीचे आगे जाता है, ये पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कौन कौन से अंग कंट्रोल होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, वो दिखाया गया है। ये नर्वस सिस्टम इस तरह से पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जाल बिछा होता है, जैसे किसी पौधे की जड़ हो उस तरह से जाल फैली होती है। ब्लड फ्लो ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ये देखिए हमारा हार्ट इस तरह से होता है। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहाँ से ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये सब जो आ रहे हैं ब्लड आ रहे हैं, ये सिराएं हैं, नीले रंग की सिराएं हैं, और लाल रंग की जो हैं शुद्ध रक्त को ले जा रही हैं, सप्लाई कर रही हैं अदर हिस्से को, इसे बोलते हैं धमनियाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लाल रंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये फेफड़े से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी फेफड़े से नहीं, ये जाएगा फेफड़े को जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक। ये हार्ट इस तरह से दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक, देख रहे हैं ये कैसे दिखाया गया है। ये आधा हिस्सा इधर जो कि अशुद्ध ब्लड को लेता है, रखता है, और इधर लेफ़्ट वाला हिस्सा, ये जो है ये लेफ़्ट वाला हिस्सा है, इसमें शुद्ध ब्लड होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, 4 कक्ष होते हैं। ये देखिए इन्फीरियर वेना केवा शरीर के निचले हिस्से से ब्लड को कलेक्ट कर रहा है,
और ये सुपीरियर वेना क्या हुआ, ऊपरी हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करके शरीर हृदय के दाहिने हिस्से में ब्लड को ला रहा है। ठीक, यहाँ से ब्लड आएगा इसमें, फिर जाएगा यहाँ पे अशुद्धिकरण के लिए, यानी कि फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से फिर आएगा इसमें बाएं शरीर के हृदय के बाएं हिस्से में, और फिर बाएं वेंट्रिकल में आएगा, और फिर वहाँ से फिर ये फिर पंप होगा तो पूरा जाएगा, पूरे शरीर को सप्लाई होगा। तो ये हृदय के कार्य प्रणाली है। हृदय बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वाइटल ऑर्गन, इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन। ये एक तरह से सामान्य से ये ओरिजिनल फिगर दिख रहा है आपको, हमारा हार्ट। ठीक है, ये देखो ये शरीर के में लोकेशन पूरी तरह से, ये फेफड़े के पास में ये पूरी, ये देखो सप्लाई हो रहा है, ये पूरा सप्लाई वाला ऊपर ले जा रहा है अंग को। ठीक है, ये पूरी पसलियाँ हैं, पसलियों के पास में होता है, इसमें आप क्लियर देख सकते हैं। ये पूरा हिस्सा हमारा फेफड़ा ये है, फेफड़े से जस्ट बीचों बीच होते हैं, शरीर के बाएं हिस्से में होते हैं। ये शरीर इतना हिस्सा देखो बाएं हिस्से, थोड़ा सा बाएं तरफ झुका होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।